हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में हिस्टोरियोग्राफी के डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में समझ रहे हैं। मैंने एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो लोग नए आए हैं वहां से प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट से पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में इंपीरियलिस्ट अप्रोच यानी साम्राज्यवादी दृष्टिकोण और नेशनलिस्ट अप्रोच यानी राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को समझ लिया है। आज हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण यानी मार्क्सिस्ट अप्रोच को समझेंगे। इस दृष्टिकोण को मानने वाले लेखकों ने हिस्ट्री में हुए चेंजेस को समझाने के लिए मार्क्स द्वारा दिए गए वर्ग संघर्ष की अवधारणा को यानी क्लास कन्फ्लिक्ट के कंसेप्ट को महत्व दिया है। इसलिए इन लेखकों को मार्क्सवादी यानी मार्क्सिस्ट कहा गया। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की फाउंडेशन स्टोन डीडी कोसाम्बी नामक विद्वान ने रखी थी। उन्होंने 1956 में एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी थी। आगे चलकर आर एस शर्मा, डीएन झा, वीएनएस यादव और अन्य लेखकों ने इस परंपरा में लिखना जारी रखा। मार्क्स का मानना था कि यूरोप में वर्ग संघर्ष है, लेकिन भारत के संदर्भ में वो कहता था कि भारत में वर्ग संघर्ष नहीं है। लेकिन इंडियन मार्क्सिस्ट राइटर्स ने कहा कि नहीं, भारत में भी क्लास कन्फ्लिक्ट है और क्लास कन्फ्लिक्ट के कारण ही परिवर्तन होता है। इंग्लिश मीडियम वाले हेडिंग डाले। थर्ड पॉइंट, मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच ब्रेक देके लिखें। द राइटर्स फॉलोइंग दिस व्यू पॉइंट The writers following this viewpoint the writers following this viewpoint gave importance to the concept of gave importance to the concept of gave importance to the concept of class conflict class conflict class conflict propounded by Marx propounded by Marx propounded by Marx in explaining the changes in history in explaining the changes in history in explaining the changes in history. Full stop. That is why they were called Marxist. That is why that is why they were called that is why they were called Marxist. Full stop. मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। द राइटर्स फॉलोइंग दिस व्यू पॉइंट गेव इंपॉर्टेंस टू द कंसेप्ट ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट प्रोपाउंडेड बाय मार्क्स इन एक्सप्लेनिंग द चेंजेस इन हिस्ट्री। फुल स्टॉप। दैट इज वाई दे वेयर कॉल्ड मार्क्सिस्ट। अब आगे लिखें। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी The foundation stone of Marxist historiography was laid by a scholar was led by a scholar was laid by a scholar named D.D. Kosambi.
led by a scholar named D.D. Kosambi, who wrote who wrote who wrote an introduction to the study of Indian history. 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 Full stop. Further, further, R.S. Sharma, R.S. Sharma, D.N. Jha, V.N.S. Yadav. Further, R.S. Sharma, D.N. Jha, V.N.S. Yadav, and many others, and many others, and many others continued writing in this tradition, continued writing in this tradition, and many others continued writing in this tradition, in this tradition. Full stop. मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. The foundation stone of Marxist historiography was laid by a scholar named D.D. Kosambi, who wrote an introduction to the study of Indian history. Full stop. Further, R.S. Sharma, D.N. Jha, V.N.S. Yadav, and many others continued writing in this tradition. Full stop. अब हिंदी मीडियम वाले हेडिंग डालें. थर्ड पॉइंट, मार्क्सवादी दृष्टिकोण. मार्क्सवादी दृष्टिकोण. मार्क्सवादी दृष्टिकोण. ब्रेक देके लिखें. इस दृष्टिकोण को मानने वाले लेखकों ने 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 इतिहास में हुए परिवर्तनों को समझाने में 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 मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मार्क्स द्वारा प्रतिपादित मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष की अवधारणा को महत्व दिया. 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 फुल स्टॉप. इसलिए उन्हें मार्क्सवादी कहा गया. इसलिए उन्हें मार्क्सवादी कहा गया. इसलिए उन्हें मार्क्सवादी कहा गया. फुल स्टॉप. मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. इस दृष्टिकोण को मानने वाले लेखकों ने इतिहास में हुए परिवर्तनों को समझाने में मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष की अवधारणा को महत्व दिया. फुल स्टॉप. इसलिए उन्हें मार्क्सवादी कहा गया. फुल स्टॉप. अब आगे लिखें. मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला. मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला डीडी कोशाम्बी नामक विद्वान ने रखी थी. डीडी कोशाम्बी नामक विद्वान ने रखी थी. डीडी कोशाम्बी नामक विद्वान ने रखी थी.
डीडी कोशाम्बी नामक विद्वान ने रखी थी, फुल स्टॉप। जिन्होंने जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी थी। जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी थी। जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी थी। जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी थी, फुल स्टॉप। आगे आर एस शर्मा, डी एन झा, वी एन एस यादव। आगे आर एस शर्मा, डी एन झा, वी एन एस यादव और कई अन्य लोगों ने इस परंपरा में लिखना जारी रखा। और कई अन्य लोगों ने इस परंपरा में लिखना जारी रखा। और कई अन्य लोगों ने इस परंपरा में लिखना जारी रखा, फुल स्टॉप। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन की आधारशिला डीडी कोशाम्बी नामक विद्वान ने रखी थी, फुल स्टॉप। जिन्होंने एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री लिखी थी, फुल स्टॉप। आगे आर एस शर्मा, डी एन झा, वी एन एस यादव और कई अन्य लोगों ने इस परंपरा में लिखना जारी रखा, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट बात करते हैं, मार्क्सिस्ट राइटर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी विशेषताएं क्या है। देखिए, हमने पीछे एक वर्ड सुना, क्लास कन्फ्लिक्ट, यानी वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का मतलब है दो वर्गों के बीच निरंतर उत्पादन के साधन पर, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा करने के लिए संघर्ष होता है। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को परिवर्तन का एक मूल कारण माना था, दैट इज अ मेजर फैक्टर ऑफ चेंज। अब यहां दो चीजें समझते हैं। पहला है मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था, या कह सकते हैं आर्थिक संरचना। इसको उसने मूल ढांचा, यानी बेस या फिर सब स्ट्रक्चर कहा। देखिए, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, यह है आपका मोड ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के साधन। इसको उसने मूल ढांचा, यानी बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बेस या सब स्ट्रक्चर उसने इसको कहा। अब दूसरा है कल्चर, जिसमें विचारधाराएं भी आती हैं। फिर है आपका सोसाइटी। फिर है आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। ये सब है आपका ऊपरी ढांचा, यानी सुपर स्ट्रक्चर। अब इतिहास में परिवर्तन कैसे होता है, इसकी व्याख्या करते हुए मार्क्स ने कहा कि उत्पादन के साधन, मतलब अर्थव्यवस्था पर कब्जा करने के लिए दो वर्गों के बीच निरंतर संघर्ष होते रहता है, और जो वर्ग विजेता बन जाता है वो उत्पादन के साधन, यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा कर लेता है। अब एक वर्ग ने उत्पादन के साधन पर कब्जा तो कर लिया, मगर उसकी चिंता सिर्फ वहीं तक नहीं रह जाती, क्योंकि वो इस बात को भली भांति जानता है कि अभी तो उसने उत्पादन के साधन पे कब्जा किया है, बट इन फ्यूचर उसे वहां से कोई डिस्प्लेस ना करे। इसलिए वो अपने हित के अनुकूल सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक संरचना और राजनीतिक संरचना में परिवर्तन ला देता है। मार्क्स राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को ऊपरी ढांचा, यानी सुपर स्ट्रक्चर कहता है। यह हमने समझ लिया है। उसका मानना है कि अर्थव्यवस्था यानी मूल ढांचे में ही परिवर्तन करके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे यानी ऊपरी ढांचे में परिवर्तन किया जा सकता है। जो वर्ग उत्पादन के साधन यानी अर्थव्यवस्था पर, मतलब मोड ऑफ प्रोडक्शन पर कब्जा करेगा और उसमें परिवर्तन लाएगा, वो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में यानी सुपर स्ट्रक्चर में ऐसे परिवर्तन करेगा कि वो उसके हित में हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, वो वर्ग ऐसे सामाजिक नियम बना देगा कि उनका फायदा हो। ये तो मार्क्स ने कहा, बट मार्क्स के जाने के बाद एक मार्क्सवादी लेखक आया, एंटोनियो ग्राम्जी। वो इटली का था। इटली का एक और व्यक्ति था, मुसोलिनी। उसने फांसीवाद जैसे एक विचारधारा को प्रोत्साहन दिया था। विचारधारा सांस्कृतिक संरचना का हिस्सा है। मुसोलिनी ने जितने भी मार्क्सवादी लेखक थे, कलाकार थे, सबको जेल में डाल दिया।
एंटोनियो ग्राम्जी भी जेल गया। एंटोनियो ग्राम्जी ने देखा कि मार्क्स तो कहता है कि जब अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है तो फिर राजनीति में, समाज में, संस्कृति में परिवर्तन होता है। मतलब जो आर्थिक ढांचे पे कब्जा करते हैं वो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में परिवर्तन लाते हैं। बट यहाँ मुसोलिनी ने तो हद पार कर दी। उसने फासीवाद जैसे विचारधारा को फैलाया और फासीवाद विचारधारा के माध्यम से सत्ता पर कब्जा कर लिया और तब जाके अर्थव्यवस्था को ही बदल डाला। इसका मतलब है कि सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर ही सुपर स्ट्रक्चर को प्रभावित नहीं करता, बल्कि सुपर स्ट्रक्चर भी अपने ढंग से बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। इसलिए मूल ढांचा और ऊपरी ढांचे के बीच परस्पर द्वंद्व चलते रहते हैं और इनके परस्पर द्वंद्व के आधार पर ही इतिहास की व्याख्या की जानी चाहिए। यानी सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के परस्पर संबंधों के आधार पर इतिहास की व्याख्या की जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मध्य गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार ने बौद्ध धर्म के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, तो बौद्ध धर्म ने भी अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव छोड़ा। इसलिए जो भारतीय मार्क्सवादी लेखक लिखते हैं, वे केवल मार्क्स के आधार पर नहीं लिखते हैं, एंटोनियो ग्राम्जी के आधार पर भी लिखते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले वीडियो को पॉज करें और अपने कॉपी में हेडिंग डालें कैरेक्टरिस्टिक्स, और इस पैराग्राफ को पूरा अपने कॉपी में लिख लें। हिंदी मीडियम वाले वीडियो को पॉज करें, हेडिंग डालें विशेषताएं, और इसको अपने कॉपी में लिख लें। अब हम लोग समझते हैं कि मार्क्सवादी लेखकों के कंट्रीब्यूशन यानी योगदान क्या थे। आप इस वीडियो को पॉज करके साथ ही साथ इन पॉइंट्स को लिखते हुए चले। मैं एक एक करके इन पॉइंट्स को आपको समझा देता हूं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट, अब इतिहास का अध्ययन डायनेस्टीज यानी राजवंशों के अध्ययन से आगे बढ़कर आर्थिक एवं सामाजिक संरचना की ओर शिफ्ट कर गया और डिस्क्रिप्टिव से एनालिटिकल हो गया, और इसका श्रेय मार्क्सवादी लेखकों को जाता है। सेकंड पॉइंट, हमने पिछले लेक्चर्स में समझा था कि जेम्स मिल ने इतिहास को हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में डिवाइड किया था, और उसने काल विभाजन का आधार यह बनाया था कि मध्यकाल का आरंभ उत्तर भारत में तुर्की शासन की स्थापना के साथ माना जाना चाहिए, और तुर्की शासन की स्थापना मोहम्मद घोरी के समय हुई। अब नेशनलिस्ट राइटर्स ने इतिहास का नामकरण तो चेंज करके प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल कर दिया, बट काल विभाजन का आधार वही रहने दिया। हमने अभी समझा कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन अर्थव्यवस्था को मूल ढांचा मानते हैं और राजनीति, समाज और संस्कृति को ऊपरी ढांचा मानते हैं। इनका यह मानना है कि ऊपरी ढांचे में परिवर्तन हो रहा है, यानी मोहम्मद गोरी आ रहा है और बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान हार रहे हैं। इसको तो आप लैंडमार्क इवेंट मान रहे हैं, बट इसके पीछे के कारण को आप लैंडमार्क इवेंट क्यों नहीं मानते कि जिस कारण से मोहम्मद गोरी जीतेगा, और वो कारण है सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म। जब मैं आपको पार्ट थर्ड सल्तनत काल पढ़ाऊंगा, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद गोरी के विजय का कारण था कि तुर्की लोग जो भारत में आए थे वो एक विकसित इक्ता प्रणाली साथ लेकर आए थे। उनकी पद्धति ज्यादा मजबूत थी, और भारत में उस समय राजपूतों में जो प्रचलित पद्धति थी वो थी सामंतवाद। फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद आर्थिक सामाजिक ढांचे को कमजोर बना देता है। इसलिए राजपूत राज्यों का पतन हुआ था तुर्की आक्रमणकारियों के समक्ष। इसलिए मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस का मानना है कि मध्यकाल की शुरुआत सामंतवाद से ही क्यों ना माने, क्योंकि इसी के कारण तुर्की आक्रमणकारी सफल हुए। इसलिए 750 एडी से 1200 एडी के पीरियड को एक सेपरेट पीरियड माना और इसे प्री मेडिवल पीरियड का नाम दिया गया। ये मार्क्सवादी लेखकों के प्रभाव में दिया गया है। तो ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट। इंग्लिश मीडियम वाले इस पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लें। हिंदी मीडियम वाले वीडियो को पॉज करके इस सेकंड पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लें। थर्ड पॉइंट, मार्क्सिस्ट राइटर्स ने संस्कृत ग्रंथों के साथ साथ पाली एवं प्राकृत ग्रंथों के महत्व को स्थापित किया। इस प्रकार इतिहास का अध्ययन ब्रॉड हो गया और एलीट क्लास के समानांतर आम लोगों के जीवन पर भी जोर दिया जाने लगा, क्योंकि संस्कृत आभिजात्य कुलीन वर्ग की भाषा थी, वहीं पाली एवं प्राकृत जन सामान्य की भाषा थी। फोर्थ पॉइंट, अब अध्ययन के स्रोत को क्रिटिकली एग्जामिन किया जाने लगा। मतलब किसी भी लेखक की कृति का अध्ययन करने से पहले यह जानना इंपॉर्टेंट हो गया कि उस लेखक का संबंधित शासक से क्या संबंध था, वो लेखक किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त था या नहीं। इसलिए सोर्सेस को अब क्रिटिकली एग्जामिन किया जाने लगा। वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स में इन पॉइंट्स को लिख लें।
अब हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट राइटर्स के लिमिटेशंस यानी सीमाओं के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, मार्क्सिस्ट राइटर्स ने इकोनॉमिक डिवीजन यानी आर्थिक विभाजन को विशेष महत्व दिया, जबकि कल्चरल डिवीजन यानी सांस्कृतिक विभाजन, रिलीजियस डिवीजन यानी धार्मिक विभाजन आदि को अपेक्षाकृत नजरअंदाज किया गया। देखिए, इनके बारे में कहा जाता है कि ये वर्ग संघर्ष के प्रति इतने समर्पित थे कि हर चीज में वर्ग संघर्ष खोजते थे। तो जहां वर्ग संघर्ष ना होकर सांस्कृतिक संघर्ष या धार्मिक संघर्ष भी है, वहां भी ये जबरन वर्ग संघर्ष ढूंढने का प्रयास करते थे। सेकंड पॉइंट, मार्क्सिस्ट राइटर्स ने आर्ट एंड लिटरेचर को इंडिपेंडेंटली एवेल्युएट नहीं किया। उन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर को भी इकोनॉमिक रिलेशंस को प्रूव करने का माध्यम बनाया और इसमें भी वर्ग संघर्ष ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे किसी काल का कोई बहुत फेमस आर्किटेक्चर है, तो वे इसमें भी बोलते थे कि आर्किटेक्चर तो फेमस है, ठीक है, बट उस काल में जब लोग भूखे मर रहे थे, तो इस आर्किटेक्चर पे पैसा लगाने की क्या जरूरत थी। थर्ड पॉइंट, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स का कहना है कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने लिटरेरी सोर्सेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को रिलेटिवली इग्नोर किया है, क्योंकि लिटरेरी सोर्सेस के बेसिस पर क्लास कन्फ्लिक्ट दिखाना ज्यादा आसान था। देखिए, लिटरेरी सोर्सेस में उत्पादन के साधन पर दो वर्गों के बीच के संघर्ष को खोजना आसान था। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस से वर्ग संघर्ष को खोजना आसान नहीं था। आप इन पॉइंट्स को अपने कॉपी में एक एक करके लिख लें वीडियो को पॉज करके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का आज का लेक्चर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।